अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी स्टूडेंट्स, हमने आज जो है 10th क्लास की बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि क्या है, चैप्टर नंबर 12 है और उसका नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है। प्रीवियस जो हमने चैप्टर देखा था, चैप्टर नंबर 11, वो होम्योस्टेसिस था। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है हमारी बॉडी के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है। उसके डिफरेंट प्रोसेस हमने देखे थे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन वगैरह को हमने डिटेल में स्टडी किया था। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, इससे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे और एग्जांपल से समझेंगे। बेटे कोऑर्डिनेशन होती है, आपने जैसे डिफरेंट नेम सुने होंगे, स्कूल में कोऑर्डिनेटर होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, बेसिकली वो कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं प्रिंसिपल को काफ़ी ज़्यादा काम जो होते हैं उन्हें कंप्लीट करने में। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम अपनी बॉडी के हवाले से बात करें यानी कि बायोलॉजी के हवाले से बात करें, तो इसका ये मतलब है कि बॉडी के जो है डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करें, वो कंबाइन करें और वर्क करें, कैसे काम करें, हार्मनी में। ठीक है, हम आहंगी से काम करें और उसके नतीजे में कोई भी एक काम कंप्लीट करना जो है यहाँ पर हमारा पर्पस हो। कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी इसके बारे में कि कोऑर्डिनेशन क्या है एग्जैक्टली। आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल हैं और एक एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त है जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। वो क्या है कि बेटा जब हम वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, रनिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जब रनिंग की जाती है तो आप देखिए नॉर्मल रूटीन में हमारे मसल्स तो नहीं काम कर रहे ना, लेकिन जब हम रनिंग करते हैं उस वक्त हमारे जो मसल्स हैं, बहुत सारे मसल्स उस वक्त एक्टिव हो जाते हैं। कैसे, हमारे हाथों के मसल्स, हमारे लेग्स के मसल, और उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कोऑर्डिनेट करती हैं। सबसे पहले तो देखिए कि मसल्स की ही कोऑर्डिनेशन है, मसल्स की कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मसल्स की कोऑर्डिनेशन होगी सबसे पहले। कैसे भी देखिए आप कि लेग्स के कौन से मसल ने रिलैक्स करना है और कौन से मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए कि जब आप दायां पाँव आगे रखते हैं उस वक्त आपके लेफ्ट लेग के मसल जो हैं वो रिलैक्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ऑल्टरनेटिवली जब आप मूव करते हैं, कदम आगे रखते जाते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, तो आपके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। अगर ये मसल्स टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ना हो तो हमारे मसल्स ही अकड़ जाएँ, हमारे तो मसल्स ही जब साथ नहीं देंगे तो फिर रनिंग प्रोसेस कैसे हो सकता है। दूसरी बात कि जब मसल्स काम करते हैं, जब रनिंग करते हैं तो उन्हें चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी रेस्पिरेशन से, यानी कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और रेस्पिरेशन से क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। और अब रेस्पिरेशन में एनर्जी के लिए क्या ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन आएगी फिर ब्रीदिंग से। ऑक्सीजन आ गई ब्रीदिंग से, लेकिन ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना कैसे है, बाय द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। तो देखिए कितनी चीज़ें इन्वॉल्व है यहाँ पर। सबसे पहले ब्रीदिंग के ज़रिए ऑक्सीजन एंटर होगी, सर्कुलेशन के ज़रिए से वो सेल्स तक पहुँचेगी, फिर एनर्जी बनेगी, फिर मसल्स को एनर्जी मिलेगी और वो क्या करेंगे, रनिंग प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके हेल्प करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं रनिंग का प्रोसेस करवाने के लिए। तो ये सारे आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किस एक प्रोसेस को, रनिंग के एक प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी टाइप्स कितनी है, किसकी टाइप्स की बात हो रही है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स हैं। एक है होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। बेटा जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो होती है बाय मीन्स और नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के ज़रिए से होती है। और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो होती है सर्टेन केमिकल्स की मदद से, और उन केमिकल्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये 2 से 3 दफ़ा मेरे ख्याल से शॉर्ट में आ चुका है पास पेपर में कि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, और फिर आपको पता होना चाहिए कि इन कोऑर्डिनेशन में होता क्या है। बेटा नेक्स्ट है इसके बाद कोऑर्डिनेटेड एक्शन। 2019 में आई थिंक ग्रुप 2 में
अब मुझे ये सही से याद नहीं है, लेकिन 2019 के फाइनल एग्जाम्स में लाहौर बोर्ड में ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया था। हालांकि इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि आपने जब भी तैयारी करनी है, आपने कुछ भी चीज़ चॉइस पर नहीं छोड़नी। जो आपने चैप्टर सेलेक्ट कर लिया है पेपर की तैयारी के लिए, उसकी ईच एंड एवरीथिंग, एक एक बॉक्स, एक एक लाइन आपने रीड करनी है, ठीक है। जैसे कि आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है शायद, उसमें एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन। उसमें सिर्फ एक डेफिनेशन करवाती थी मैं अपने बच्चों को, मोस्टली कि डेफिनेशन आ सकती है। लेकिन जब मैंने देखा, पास्ट पेपर्स को स्टडी करना मैंने शुरू किया, तो मैंने देखा कि किसी एक पास्ट पेपर में वो पूरा लॉन्ग आया हुआ था। हालांकि वो है एक पैराग्राफ है छोटा सा, 6 से 7 लाइनों का, और उस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे, उसे इग्नोर करके वो सवाल आया हुआ था। तो एग्जामिनर का बेटा कुछ नहीं पता होता, तो इसलिए आपने जो है हर तरह से जो है अपने पूरे पूरे चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में क्या है कि कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है, उसका एक्शन क्या है, किस तरह से वो परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले होते बेटा स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस के बाद फिर आता है रिसेप्टर। इन्हें कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन के जो कंपोनेंट्स कहा जाता है। अगर सवाल आ जाता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंपोनेंट्स, तो आप ये वाले नेम लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले स्टिमुलस, ठीक है। रिसेप्टर के बाद आता है कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर के बाद आता है फिर इफेक्टर, और इफेक्टर के बाद आ जाता है एट द लास्ट रिस्पॉन्स जो होता है। तो बारी बारी स्टडी करते हैं। पहले हमारे पास है स्टिमुलस। तो बेटा स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। सिंपल सी चीज़ है, क्या है? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। और ये एनवायरनमेंट कौन सी हो सकती है? ये एक्सटर्नल भी हो सकती है या फिर इंटरनल भी हो सकती है। तो एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है वो स्टिमुलस कहलाता है। कैसे समझेंगे इसको? कि देखिए कि आप लोग नॉर्मल रेस्ट की कंडीशन में हैं, आपके सर में, पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन अचानक आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो क्या हुआ? इंटरनली दर्द शुरू हुआ ना, आपको पेन स्टार्ट हुई, तो वो इंटरनल चेंज आया एनवायरनमेंट में। ऐसे ही आपको किडनी में जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है, तो वो इंटरनली एनवायरनमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ? आपको चेंज हुआ, और उस चेंज को हमने कहा कि स्टिमुलस फील हुआ हमें, ठीक है। ऐसे ही सर्दियों में हमारी स्किन के ऊपर बेटा बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि हीट को रिसीव करते हैं, इस तरह से हॉटनेस को, टेम्परेचर को, कोल्डनेस को, प्रेशर को फील करते हैं, ठीक है। हम टच करते हैं किसी चीज़ को तो हमें फील होता है कि हमने किस चीज़ को टच किया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि सर्दियों में, जैसे मैं आपको बताने लगी थी कि सर्दियों में हमें कैसे फील होता है कि बाहर सर्दी है, हमारी बॉडी पर डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, तो हमें पता चला। तो बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज आया तो हमने उसे फील किया ना। तो स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। और वो जो चेंज है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। उसके बाद है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या है? स्टिमुलस को, यानी कि चेंज को फील कौन करता है? तो चेंज को फील करते हैं रिसेप्टर्स। अब डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं, स्किन के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि लाइट को कौन डिटेक्ट करता है? आपने आंखें बंद की हुई हैं, या फिर बाहर कोई लाइट नहीं है, और जैसे लाइट ऑन हुई तो क्या हुआ? चेंज हुआ एनवायरनमेंट में। लाइट ऑन हुई, आपकी आंखों ने आपको बता दिया, या फिर लाइट ऑन है, लाइट चली गई, आपकी आंखों ने आपको बता दिया कि अंधेरा हो गया है, चेंज आया। तो डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि क्या करते हैं? स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया कि स्किन में कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जो कि किस किस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। बेटा फिर रिसेप्टर के बाद आता है कोऑर्डिनेटर। अब अगर तो वो चीज़ डेंजरस है, वैसे भी डेंजरस हो ना हो, कोई भी चेंज आए तो सिर्फ रिसेप्टर रिसीव करता है ना, तो हमें पता कैसे चलता है कि अच्छा ये हुआ है? मीन्स कि हम उसे सोचते कैसे हैं, या हम माइंड में एक दफ़ा सोचते हैं ना, अच्छा लाइट चली गई, अच्छा सर्दी लग रही है, तो वो क्या है? हमारा माइंड उसे सोचता है, हमारा माइंड उसे रीड करता है। यानी कि स्टिमुलस चेंज आया, रिसेप्टर ने उसे रिसीव किया, रिसेप्टर उसे लेके गया कोऑर्डिनेटर तक, कोऑर्डिनेटर ने अच्छा रीड करके बताया कि अच्छा बेटा ये हो रहा है, ठीक है, कि हमारी बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल ये चेंज आ रहा है, उसकी वजह से आपको ये फीलिंग्स हो रही हैं। कोऑर्डिनेटर क्या हो सकता है? अब ये दो तरह के कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, ये केमिकल कोऑर्डिनेटर हो सकता है या फिर ये नर्वस कोऑर्डिनेटर हो सकता है।
फिर है इसके बाद कोऑर्डिनेटर के बाद इफेक्टर। इफेक्टर क्या करता है, इफेक्ट शो करता है जो भी चीज़ है। जैसे कि आप बेटा चल रहे थे और चलते चलते आपके पाँव पे कील लग गया, कांटा चुभ गया, तो क्या होगा, कांटा चुभा, चेंज इन एनवायरमेंट स्टिमुलस, आपको पेन हुई, स्किन के पेन रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, रिसेप्टर्स वो मैसेज लेके गए कोऑर्डिनेटर तक, ब्रेन तक, ब्रेन ने वापस रिप्लाई किया, कहाँ रिप्लाई किया, इफेक्टर को रिप्लाई किया। इफेक्टर कौन होगा, वही मसल्स इफेक्टर होंगे। या फिर हमारा हाथ फ़ौरन चोट की जगह पर चला जाता है, तो हमारे हाथ के मसल्स या हमारे उसी जगह पर जहाँ पर चोट लगी है वहाँ के मसल्स तक हमारे हाथ जाएंगे, उसे सहलाएंगे हम अपने हाथ को, अपने पाँव को जहाँ पर चोट लगी है। तो ये इफेक्टर क्या होते हैं, जो कि रिस्पॉन्स शो करते हैं। इफेक्टर्स क्या हैं, जो रिस्पॉन्स शो करेंगे। और इफेक्टर्स के बाद लास्ट में जब इफेक्टर्स काम करते हैं तो फिर रिस्पॉन्स शो हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हेडिंग्स के साथ आप एक्सप्लेन कर देंगे। बेटा ये आपकी बुक में जो है दो तरह के शो किए गए हैं, एक है नर्वस और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसमें क्या कहा है कि स्टिमुलस रिसीव करता है रिसेप्टर, ये मैसेज लेके जाता है कोऑर्डिनेटर तक। इन केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटर होता है ब्रेन, ब्रेन जो है वापस मैसेज भेजता है इफेक्टर तक और वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर है, रिसेप्टर मैसेज लेके गए एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेटर तक, वो रिप्लाई करते हैं इफेक्टर तक और इफेक्टर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने क्या देखा है, कोऑर्डिनेशन क्या होती है, उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया, उसके टाइप्स देखी और उसके कोऑर्डिनेटेड एक्शंस को डिस्कस किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।